हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकलिबा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक है। सो चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ बात चल रही थी हमारी? हम बात कर रहे थे डुअल नेचर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर। एक वेव नेचर होता है और दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। वेव नेचर की बात हमारी उससे पहले हो चुकी थी बेटा, और लास्ट लेक्चर में हमने पार्टिकल नेचर स्टार्ट किया था। लेकिन पार्टिकल नेचर क्या होता है इसको पहले हम समझ रहे हैं। सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था प्लैंक से क्वांटम थ्योरी का। याद है सबको? प्लैंक साहब ने क्या बताया था कि किसी भी सोर्स से, जो भी लाइट का या रेडिएशन का सोर्स है, उससे जो रेडिएशंस आते हैं वो कंटिन्यूसली नहीं आते, एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं आती, डिसकंटिन्यूसली आती है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स होते हैं। उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? अरे बोलो भाई जल्दी से, क्या बोलते हैं? क्वांटा कहा जाता है, या उनको फोटॉन्स भी कह सकते हो। बात लगभग लगभग एक ही जैसी है आपकी। जो है हमने एक क्वांटम की कितनी एनर्जी होती है इसकी बात की थी, और अगर किसी सोर्स से एन क्वांटा रिलीज हो रहे हैं एक साथ एक सेकंड में, तो एन को कैसे निकालेंगे, इससे रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज बेटा इसमें आगे बात करेंगे कि भाई ये जो पार्टिकल बिहेवियर है ये किस किस एक्सपेरिमेंट से पता चला, या किस किस लाइट की प्रॉपर्टी से पता चला। उन प्रॉपर्टीज को या एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। जैसे याद है ना, वेव नेचर कैसे पता चला था कि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इंटरफेयर करती है वेव्स। याद है, इंटरफेरेंस बताया था मैंने आपको बेटा। सो इसी तरीके से पार्टिकल नेचर का पता कैसे चला, उस चीज की अब हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि हमें ये तो आइडिया हो गया कि पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है, कि एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। अच्छा, आप में से किसी को कोई डाउट है बेटा पुराने कुछ लेक्चर का? किसी का कुछ पूछना है तो जल्दी से मुझे मैसेज कर दो बेटा, अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कैरी कर रहा हूं। बच्चा बोलो जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछो बेटा। एक बार मैं आप लोगों से बातचीत कर लेता हूं, देखें भाई किसी का कोई डाउट है क्या, कुछ है क्या? शिवेन, नैना, हर्ष, अभिषेक, शांभवी, वीरेंद्र, आर्यन, पायल, ओम प्रकाश, सौरभ, बीनू, आरती और चंदन कुमार। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू। हाँ सौरभ, क्वांटा या फोटॉन्स, यस यस, इसी की बात मैं कर रहा था। शिवेन शर्मा क्या कह रहे हैं? सर आई हैव परचेज दी ई स्टडी मटेरियल, आई वांट टू से इट इज वेरी वेरी ऑसम। सब कुछ है उसमें। आई वांट टू आस्क की ये मटेरियल इनफ होगा आईआईटी के लिए, या कोई और बुक भी पढ़ें? शिवेन बेटा देखो क्या है ना, लिमिटेशन तो किसी चीज की नहीं होती बेटा। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा आईआईटी उसी में समा गया बेटा, लेकिन इतना है बेटा कि वो मटेरियल बहुत मेहनत से बनाया हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया हुआ है बेटा। उस पर लगभग लगभग सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आ गए होंगे। आपने देखा होगा बेटा कि प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी काफी दिए हुए हैं मैंने हर चैप्टर पर, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज बुकलेट में 400-500 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, इतने क्वेश्चंस बेटा। सो इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने का मतलब है कि सारे ही कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, इवन रिपीट भी हो गए होंगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जब 400-500 क्वेश्चंस का मतलब कॉन्सेप्ट इतने थोड़ी ना होते हैं। कॉन्सेप्ट तो किसी चैप्टर में कितने होते हैं? 15, 20, 25 कॉन्सेप्ट होते हैं, 30 कॉन्सेप्ट होते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट पे घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस कराना, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस हो सकता है रिपीट भी हो गए हो, कंसेप्ट रिपीट हो गया हो, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर चेंज करके नया क्वेश्चन बन गया होगा। सो बेटा उसको कर लो, वैसे तो वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। बट स्टिल अगर आपको उसके बाद भी टाइम मिलता है शिविन बेटा, तो आप जो है कुछ और भी बुक्स लगा सकते हो बेटा, स्पेशली आईआईटी एडवांस वगैरह की कुछ और भी बुक लगा सकते हो। वैसे तो उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। मुझे ये नहीं पता कि आप आईआईटी की बात करें। आईआईटी, हाँ आईआईटी ना, हाँ। तो उसमें बस सारे क्वेश्चंस हैं, मेंस लेवल के भी है, एडवांस लेवल के भी है। बट स्टिल बेटा अगर टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस और कर सकते हो। अदरवाइज आप फिलहाल अभी इसको करते चलो, एंड में क्या करना, जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर किसी और बुक से भी सॉल्व कर लेना, ऐसा भी कर सकते हो आप जो। ठीक है, अच्छी बात है शिवन बेटा, करते रहो उसको जो है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मटेरियल से सॉल्व करो। वरुण बेटा गॉड ब्लेस यू।
हर्ष, यस सर, आई हैव ऑल्सो परचेज, रियली बहुत वेराइटी है उसमें, बहुत बढ़िया मटेरियल। हाँ बेटा हर्ष, बिल्कुल बेटा, काफी काफी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं बच्चा उसमें। वीरेंद्र क्या कह रहा है, सर मेरी कोचिंग के टीचर्स ने हमें एररलेस बुक सॉल्व करने के लिए बोला है। ठीक है बेटा, कोई ऐसी बात नहीं, आप किसी को भी करो बेटा, किसी भी करो, लेकिन उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई बुक अच्छी है, किसी और का बुक अच्छा है, या मेरा बुक अच्छा है, या मेरा मटेरियल अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। देखो किसी भी बुक से सॉल्व करो, लेकिन ऐसा मत करना कि भाई अगर उस बुक में सपोज 300 क्वेश्चन है, बस 150 क्वेश्चन लगा लिए, फिर किसी और चैप्टर के लगा लिए, ये काम मत करना बेटा, थॉरोली करना उसको पूरा, ठीक है वीरेंद्र। सौरभ बीनू, सर चैप्टर फिनिश होने के बाद क्वेश्चन भी करना। हाँ बिल्कुल बेटा, एक्चुअली में देखो क्वेश्चन तो साथ साथ करते चलो सौरभ, क्वेश्चन तो साथ साथ होते रहने चाहिए। मैं जैसे आर्टिकल करा रहा हूँ, अब देखो क्या है ना बेटा, यहाँ यूट्यूब की क्लास है, ज्यादा टाइम ले नहीं पाता हूँ बेटा, तो 2-5 क्वेश्चन आपको करा दिए, बट आपको उस वेराइटी के कम से कम 30-40 क्वेश्चन डेली करने हैं। कम से कम 30 क्वेश्चन से डेली करने की आदत डालो बेटा, इतना होना चाहिए। शिवेन, बट क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे। हाँ बेटा ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू बेटा। नैना क्या करी बेटा, डिफरेंट टाइप्स के फोटोन के लिए लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होगी। बेटा देखो, जितने भी फोटॉन्स हैं या क्वांटा है, उन सभी की स्पीड तो सेम है बेटा, जो सबके सब लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं बेटा, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो वेव पे डिपेंड करेगा किस वेव के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लाइट के सोर्स अलग अलग वेव को एमिट करते हैं। इवन एक लाइट का सोर्स भी अलग अलग वेवलेंथ की वेव को एमिट करता है। वेवलेंथ अलग अलग होगी तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगा। तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल बेटा, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी तो वेव की होती है, फोटोन की नहीं होती। फोटोन जिस वेव में पड़ा है उस वेव की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है, तो वेव बदल जाएगी तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी बेटा, ठीक है। नैना समझ में आ गया बेटा। साहिल बेटा, गॉड ब्लेस यू। हाँ सौरभ बेटा, मैंने सब दिया हुआ ई स्टडी मटेरियल में। सौरभ बीनू बेटा, मैंने सब दिया हुआ है। अगर आपने मटेरियल ले लिया बेटा, आप गए थे बेटा उस पर जाके देखा आपने, प्ले स्टोर पे ऐप को डाउनलोड किया। सौरभ बीनू मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पर स्टडी मटेरियल ले लो बेटा, उसमें सब कुछ ये डीपीपी जो है ना, मैं डीपीपी नहीं बोलता हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स बोलता हूँ। आप जिसको डीपीपी बोल लो बेटा, वो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स है। तो मेरे कोचिंग के, मेरे स्टूडेंट के प्रैक्टिस असाइनमेंट मैंने उसमें रखे हुए हैं बेटा, ठीक है। हाँ नैना, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला में सी कांस्टेंट है, सी और एच कांस्टेंट है, बट लेमडा वेरिएबल। हाँ यस, तो लेमडा वेरी करेगा या फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा तो एनर्जी भी वेरी कर जाएगा। अलग अलग फोटोन, मतलब अलग अलग सोर्स के फोटॉन्स होंगे तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। कोई ज्यादा एनर्जी का फोटोन होगा, कोई कम एनर्जी का फोटोन होगा। यस नैना, यही बात कर रहा हूं बेटा। सौरभ बेटा ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया बेटा, या तो आप कोई बुक फॉलो कर लो बच्चा, या मैंने अपनी तरफ से बेटा जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने कर दी है बच्चा, आप उस ई स्टडी मटेरियल को ले सकते हो। नैना क्विज बिल्कुल होते रहते हैं बेटा, बीच बीच में अभी थोड़ा सा टॉपिक हो जाए तो कोई अच्छा सा टॉपिक आएगा तो आपके बीच में आपस में क्विज करा देंगे बेटा। पवन, गॉड ब्लेस यू बेटा, ऐप इज ऑसम। पवन गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो आपने ऐप के लिए अच्छी बात है बेटा, डाउनलोड किया इसको। हाँ पवन, डाउट किया है, पूछो बेटा। सौरभ बेटा, जाके देख लो आप उस पर, आपका 11th वाला जो ई मटेरियल है पूरे साल का 5999 का बेटा, मीन 6000 का हो गया, उसे पूरे साल का कोर्स हो जाएगा। मतलब फिर आपको कोई और चार्ज नहीं देना। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि 60 लेक्चर्स या 60 आवर्स के डाउट सेशंस में आपको 2 वे कम्युनिकेशन वाले लूंगा, यूट्यूब पे नहीं, 2 वे कम्युनिकेशन वाले, मतलब मेरे पर्सनल बैचेस में लूंगा मैं आपको। तो बेटा ऐप पे चले जाओ सौरभ बीनू बेटा, ऐप से जाके आप परचेस कर सकते हो बेटा, ऐप पे चले जाओ, वेबसाइट से भी कर सकते हो, नहीं तो ऐप से चले जाओ, बहुत इजी है बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कॉल कर लेना बेटा। हाँ नैना, क्या कि सर एक फोटोन की एनर्जी फाइंड करें तो कहां तो लेमडा गिवन होगा, लेमडा गिवन होगा क्वेश्चन में बेटा, तभी तो एनर्जी निकाल पाएंगे। हाँ सौरभ बेटा बता दिया मैंने। विजय सर, आज मैंने लिया है स्टडी मटेरियल। अच्छा विजय, आपने भी ले लिया? हाँ बेटा, बहुत स्टूडेंट्स के मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए थे, बच्चों ने लिया है, बहुत अच्छी बात है बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, करते रहो बेटा, लेकिन करना है, खाली मटेरियल लेके रखना नहीं है, करना है। अभी मैंने उसमें शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 चैप्टर ही अपलोड किए, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा,
मेरे टेक्निकल स्टाफ ने अपलोड किए, शायद 2 चैप्टर अपलोड किए, तीसरा चैप्टर कुछ दिन के बाद अपलोड हो जाएगा, फिर ऐसे चौथा चैप्टर अपलोड हो जाएगा। 11th में टोटल 15 चैप्टर अपलोड होंगे बेटा, टोटल 15 चैप्टर अपलोड होंगे, 15 जो मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। बुक्स में हो सकता है कम ज्यादा दी हो, मैं अपने तरीके से जो चैप्टर्स लेके चलता हूं उसमें टोटल 15 चैप्टर्स की 15 थ्योरी बुकलेट्स, 15 एक्सरसाइज बुकलेट्स और 15 चैप्टर्स के प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, जिसको आप डीपीपी बोलते हो, मैं उसको प्रैक्टिस असाइनमेंट्स बोलता हूं, वो भी सब अपलोड हो जाएंगे। सो 1 बाय 1 होंगे, एक साथ नहीं करेंगे, एक साथ तो फिर बेकार हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं आपको डाउट के लिए टाइम दूंगा, दिन दूंगा, उस टाइम और डेट पर आपको अल्टीमेटली बेटा आना है क्लास में और वहां पर हम डाउट डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं क्या ना, टाइम टू टाइम, मतलब एक साथ मैंने नहीं किया पूरा का पूरा मटेरियल अपलोड, अभी 2 चैप्टर करा दिए, 10-15 दिन 20 दिन का टाइम ले लो, उन चैप्टर्स को सॉल्व कर लो, उसके बाद डाउट क्लास लेंगे, फिर अगला चैप्टर अपलोड करूंगा, फिर कुछ 8-10 दिन का टाइम लेना, फिर डाउट क्लास लेंगे, ऐसे चलते रहेंगे बेटा उस पर। ठीक है विजय बेटा, आप यही पूछ रहे हो? अच्छा डाउट क्लास, हाँ बेटा आप कर लो बच्चा। विजय आपने मटेरियल ले लिया बेटा, तो उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी 10-15 दिन का टाइम तो लगेगा ना 2 चैप्टर सॉल्व करने में आपको बेटा, बहुत क्वेश्चंस हैं बेटा, बहुत क्वेश्चंस हैं। हाँ नैना बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कैम के लिए वो ऐप पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं है बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। नैना बेटा, एक आप जो ये आपका मोबाइल का जो टाइप है, मतलब एंड्रॉइड से यूज करना बेटा, एंड्रॉइड सपोर्टिंग है बेटा, आईओएस सपोर्टिंग नहीं होगा आपका। मतलब अगर आप आईफोन वगैरह से यूज करेंगे बेटा तो वो से नहीं हो पाएगा। एंड्रॉइड फोन से करना, गूगल प्ले स्टोर पे जाके अल्टीमेटली कैम के लिए लिखना। अदरवाइज आप एक काम करना बेटा, मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे ना, आप एक बार मुझसे मांग लेना, मैं वहां से लिंक भेज दूंगा आपको, ऐसा भी हो सकता है बेटा। और नहीं तो एक काम करो नैना बेटा, वेबसाइट पे चले जाओ, वेबसाइट पे तो है कैम कैलिबा की, वेबसाइट से जाके देख लो, ट्राई कर लो बेटा। प्रॉब्लम आती है तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे बता देना बेटा। शिवेन क्या आज शुरू करूंगा सॉल्व करना? अरे शुरू कर दे, कर दे। विजय कह रहा है नैना है जी वर्ड वाइज एक्सेस, हाँ वर्ड वाइज एक्सेस है बेटा। अब मैं कह नहीं सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां पर इसको एक्सेस नहीं मिल रहा बेटा। नैना बेटा ट्राई करके देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक बार बेटा बात करना, फिर मैं टेक्निकल टीम से कुछ ना कुछ उसका देखूंगा बेटा। अच्छा प्ले स्टोर पे ऐप अनअवेलेबल शो हो रहा है। नैना एक बार बेटा देखना पड़ेगा बेटा, मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ उस रिगार्डिंग, ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे। हाँ ये बच्चा कह तो रहा है, विजय भी शायद पता नहीं कहीं बाहर से कहां से, क्योंकि कई सारे बच्चों ने किया है। इवन दुबई से भी शायद कोई बच्चा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि नाम याद नहीं रहता बेटा, मैसेज आया था मुझे, इवन उसके पेरेंट्स का भी मैसेज आया था मेरे पास, जो है उन्होंने परचेज किया है, बट क्यों ऐसा नहीं हो रहा बेटा, पाकिस्तान में इसका एक्सेस क्यों नहीं दिया बेटा। नैना एक काम करेंगे बेटा, ठीक है एक बार व्हाट्सएप पे बेटा बात कर लेंगे, मैं टेक्निकल टीम को पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ठीक है। हाँ मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हो। सैम सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है? कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ बच्चा, ये सब फालतू फालतू बातें बेटा। वो स्कूल वगैरह का, बोर्ड वगैरह का सिलेबस थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ था, वो थोड़ा कोविड वगैरह के चक्कर में पहले हुआ था। जेई का सिलेबस वगैरह पे कुछ फर्क नहीं पड़ा बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, उठा फिटा के वही है सारा कुछ सिलेबस बेटा। वो 2 टॉपिक को मिला के एक बना दिए, एक को मिला के 2 टॉपिक बना दिए, वही है बेटा सिलेबस, कुछ फर्क नहीं पड़ा ऐसा कुछ भी बेटा। जो एक दो फालतू फालतू टॉपिक होते हैं उसको तो वैसे भी कभी कोई नहीं पढ़ता था, वो हटा दिए या आ जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सैम बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हाँ शिवीन भी कह रहा है कि वर्ड वाइज एक्सेसिबल है, यस यस एंड्रॉइड होना चाहिए हाँ। सैम बेटा लगभग वही है बेटा सिलेबस, एक बार मैं और फिर से चेक कर लूंगा सैम, ठीक है नीट का एक बार और सिलेबस चेक कर लूंगा बेटा। जेई का तो आई एम श्योर बेटा, नीट का अगर कुछ चेंजेस हुए हैं, वैसे चेंजेस हुए नहीं होंगे, मैं एक बार चेक कर लूंगा। साहिल बेटा ऐप को एक काम करो, अगर ऐप नहीं चला तो अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर ले बेटा। क्योंकि हमने ना अभी, क्योंकि नया नया ऐप लॉन्च हुआ था बेटा, रिलीज हुआ था, तो पिछले 2-3 दिन से ना अपडेशन चल रहे हैं बेटा। हो सकता है वो अपडेशन कैच नहीं कर रहा हो, एरर दिखा रहा होगा। तो जिसने भी ऐप अभी इंस्टॉल किया था ना बेटा, अब एक काम करना है अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लेना बेटा, उसमें अपडेटेड चीजें आ जाएंगी सब कुछ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो।
आर्यन, हाँ बेटा ले लो बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो चलो, अरे चलो 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 बहुत लंबी बात हो जाती, चलो बेटा। चलो, बड़ी अच्छी बात, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज बात हो रही थी बेटा कि हम कौन सा नेचर डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्टिकल नेचर कैसे पता चला। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है आज का, सुनो बहुत ध्यान से बेटा। देखो पार्टिकल नेचर, चलो पहले हेडिंग दे दो, पार्टिकल नेचर। वैसे तो मेन हेडिंग चली रहा है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, देखो पार्टिकल नेचर को समझने के लिए बेटा दो मेन कॉन्सेप्ट है। सुनो जरा सुनो, अब लिखना नहीं है, आप इधर देखो बेटा जो है, दो मेन कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये एक्सपेरिमेंट आता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जरा सुनो बेटा, क्या चीज है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्योंकि मुझे खाली बस ब्लैक बॉडी समझानी है, इसका डिटेल पार्ट केमिस्ट्री में नहीं है बेटा, ये वाला पार्ट केमिस्ट्री में नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत वो फिजिक्स का याद आ रहा है, तो ऐसी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग बोलते हैं ना सर फिजिक्स फिजिक्स, तो बीच बीच में कभी मुझे इंटरेस्ट आ जाता है तो मैं फिजिक्स की बातें करने लगता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे ज्यादा फिजिक्स की याद तो रहा नहीं बेटा, भूल गया हूँ। तो ब्लैक बॉडी की ऐसी जनरल बात करूंगा, बाकी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इसका कुछ भी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इसको मैं पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। सो पहले चलो आप लोग भी दो पार्ट बना लो, लिख लो जल्दी से, हेडिंग लिखो ये दोनों के दोनों, दोनों के दोनों जल्दी से लिखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबके सब नोट डाउन करेंगे बेटा? हाँ नैना, ये दोनों टॉपिक फिजिक्स में भी हैं, यस यस, ये दोनों, बल्कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर चल रहा है ना बेटा, ये पूरा चैप्टर आपका फिजिक्स में आएगा। अब वो फिजिक्स में शायद मेरे ख्याल से लेट पढ़ाते हैं, पता नहीं, अब अलग अलग बोर्ड में चैप्टर का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, फिजिक्स का मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक लेट आता है थोड़ा सा। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले आ जाता है। चलो, दोनों के दोनों हेडिंग दी बेटा सबने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ऐसी जनरल बात करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक, सॉरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पार्टिकल नेचर कैसे पता चला, वो आपको बोल दिया बेटा कि केमिस्ट्री में उसका कोई भी डिटेल नहीं है। ऐसी बात करते हैं, ब्लैक बॉडी होती क्या है, पता है कुछ? अपने से कुछ 12th के स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे अभी क्लास में जो है, कोई बताएगा ब्लैक बॉडी क्या होती है, क्या सीखा, कहीं कुछ पढ़ा है आपने, ब्लैक बॉडी क्या चीज होती है? कुछ गैसिंग करना चाहोगे क्या चीज होती है? जगह चलो पार्टिसिपेट करना शुरू करो, चलो एक एक करके बोलना शुरू करेंगे सबके सब। ब्लैक बॉडी क्या होती है, बताओ क्या चीज होती है ब्लैक बॉडी? बोलो बोलो, शिवेन, हर्ष, साहिल, नैना, आर्यन, सैम, आरती, जितने भी बच्चे हैं बेटा, सबका नाम ऊपर चलेगा, आप पता नहीं कौन कौन है, विजय, बोलो बोलो सबके सब बोलो, सौरभ, बीनू, पवन, जितने भी बच्चे हैं। हाँ, वेदांत, ब्लैक होल, ओके। नैना, ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, यस यस। कोई और कुछ बोलना चाहेगा, ब्लैक बॉडी क्या चीज होती है बेटा? ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर होता है। सौरभ कुमार कह रहा है सरफेस डेट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी डेट फॉल्स ऑन इट, ओके। साहिल, ब्लैक होल, ओके। देखो बेटा, ब्लैक बॉडी में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके ऊपर जितने भी रेडिएशन से टकराते हैं, पड़ते हैं इनके ऊपर, उन सारे रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितने भी रेडिएशंस इनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, फॉल करते हैं, उन सारे के सारे रेडिएशंस को, सारे टाइप के रेडिएशन, मतलब आप सोचेंगे सर रेडिएशंस तो एक ही टाइप के होते हैं, नहीं। देखो अभी आते नैना ने बड़े अच्छी अच्छी बातें पूछी थी, मैंने बताया था कि रेडिएशंस की वेवलेंथ अलग अलग होती है। सो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस या अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस है बेटा दुनिया में, बहुत सारे हैं। कोई कुछ फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकाल रहा है, कोई कुछ फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकाल रहा है, या वेवलेंथ का निकाल रहा है। सो अल्टीमेटली जो अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन से, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होता है, इसके ऊपर जितने भी रेडिएशन फॉल करते हैं, उन सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। जनरली होता है क्या ना, जैसे कोई भी चीज मेरे ऊपर टकरा रही है, मेरे ऊपर रेडिएशन आ रहे हैं ट्यूबलाइट से, तो अल्टीमेटली वो हो सकता है थोड़ा बहुत टकरा के रिफ्लेक्ट तो कर रहे होंगे, नेचुरल सी बात है, रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन ब्लैक बॉडी सारे रेडिएशन को खा जाती, एब्जॉर्ब कर जाती है।
अच्छा, यहीं से आपको, अब मैं बात करूं ब्लैक बॉडी का, कोई एग्जाम्पल पता है आपको क्या चीज होती है? अच्छा, हाँ, डॉक्टर हुबो, लाइट एब्जॉर्प्शन, यस सैम, लाइट कैन नॉट एमिट आउट। एमिट की बात अभी करते हैं सैम बेटा। शिवेन रेडिएशन एब्जॉर्बर, यस गुंजन। अच्छा, लेट हो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं बेटा डिस्कशन। वीरेंद्र कह रहा है सरफेस दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएंट लाइट और एनर्जी, यस बेटा, यस 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 यस। ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल की हम बात करने जा रहे हैं, सुनो सुनो जरा। अब ब्लैक बॉडी नाम से तो ऐसे लग रहा है कि शायद ये ब्लैक कलर्ड की बॉडी होगी, और मेरे ख्याल से कुछ फिजिक्स के जो टीचर्स होते हैं वो यही पढ़ाते हैं कि ब्लैक बॉडी जो ब्लैक कलर की बॉडी होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा जरूरी नहीं, मेरे हिसाब से ना, साइंटिस्ट के हिसाब से, मैं अपनी बात इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं। इन जनरल आइडियल केसेस में ब्लैक नाम तो तभी दिया गया था जो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो सब कुछ खा जाता है तो ब्लैक दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ा आइडियलिस्टिक एग्जाम्पल है जो कि ब्लैक कलर का नहीं होता बट फिर भी वो ब्लैक बॉडी होता है। पहले तो मैं नॉर्मल बताऊं आपको एग्जाम्पल, जैसे आज बोला कि बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली बेटा। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक को यार हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, काजल, काजल। अरे जो आंखों में काजल लगाते हो ना, काजल, काजल होता है कहीं ना कहीं, जो भी यूज होता रहता है। तो काजल जो होता है ना बेटा, काजल ब्लैक बॉडी होता है। मैं एक बहुत जनरल बात टाइप के एग्जांपल बता रहा हूं, मैं बहुत हाईफाई टाइप के एग्जांपल में नहीं जा रहा हूं। काजल ब्लैक बॉडी होता है, मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में बेटा, 100% तो कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन जो काजल है, जिसको ब्लैक बॉडी, मतलब जो आपका लैंप ब्लैक है, काले रंग का ही होता है बेटा, ये लगभग लगभग मान के चलो कि 99% से ज्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर जाता है, 99.9% तक के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। यानी इसको क्लोजर टू ब्लैक बॉडी माना गया है, लगभग लगभग ब्लैक बॉडी आप मान सकते हो। अच्छा, आपको एक बात और सुनी होगी आपने कभी 9th-10th की क्लासेस में, कि जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो अच्छे एमिटर भी होते हैं। सुना किसने लाइन? अभी शायद नैना ने भी लाइन लिखी थी। जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, जो जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब किया, जितना ज्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा रेडिएशन बाद में एमिट करेंगे। बेटा एमिट करना अलग चीज होती है, रिफ्लेक्ट करना अलग होता है। रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट का मतलब तो ये हो गया कि जैसे रेडिएशन आ रहा है तभी वापस कर दिया, उसको थप्पड़ मारा वापस भेज दिया, ऐसे नहीं। पहले खा लिया, उस ऑब्जेक्ट ने, सब्सटेंस ने उसको खा लिया, और खाने के बाद फिर एमिट करना स्टार्ट कर दिया, रेडिएशंस को बाहर रिलीज करना शुरू कर दिया। तो जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो अच्छे एमिटर भी होते हैं। अब आपको लैंप ब्लैक का बताऊं, एक एक्सपेरिमेंट करोगे घर पे? बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है इस चीज को लेकर। अब कोई भी मेटल की प्लेट लेना, घर में कुछ भी मेटल के प्लेट होगा, हो सकता है खाने वगैरह में कोई कुछ यूज करते हो, खाना वगैरह के लिए मेटल का कुछ भी चीज हो, कोई भी कंटेनर पड़ा हो, उस मेटल के कंटेनर के ऊपर ना एक ब्लैक कलर का स्पॉट लगा देना, जो काजल से बना होता है, लैंप ब्लैक से बना होता है, थोड़ा सा डीप लगाना। और उसको एक काम करना कि डे टाइम में अच्छा खासा सनलाइट आ रहा हो उसमें रख देना, नीचे अंडर द सन रख देना उसको। जब अंडर द सन रखोगे, सूरज की रोशनी में उसको रख दोगे बेटा, सो दिन में जितने भी उसके ऊपर सन लाइट रेडिएशंस आ रहे हैं, वो जो लैंप ब्लैक का आपने जो स्पॉट बनाया है, उसको सबको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। 2-3 घंटे रखना, बहुत ज्यादा नहीं रखने की जरूरत है, 2-3-4 घंटे रख के देखना उसको, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसके बाद उसको हटाना वहां से, एक डार्क रूम में जाना, बिल्कुल एकदम डार्क रूम में। तो आप देखोगे बड़ी मजेदार बात कि वो जहां पर आपने स्पॉट बनाया था वो हल्का हल्का आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। यस, एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा रिफाइंड वे में होना चाहिए। जो वो लैंप ब्लैक का काजल का जहां पर आपने स्पॉट लगाया था उस कंटेनर या उस प्लेट के ऊपर, तो उसने सनलाइट से रेडिएशंस खा लिए। अब आप उसको डार्क रूम में ले आए, तो अब वो रेडिएशन निकालना शुरू करेगा। तो वो रेडिएशन जब बाहर रिलीज करेगा, एमिट करेगा, तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा आपको। मतलब ऐसा नहीं कि सर 50 वाट या 100 वाट का बल्ब बन जाएगा, हल्का हल्का ग्लो करता हुआ दिखाई देगा आपको। देखना उस चीज को। सो जो लैंप ब्लैक होता है वो लगभग लगभग ब्लैक बॉडी होता है। अब मैं एक बात बोल रहा था कि ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि ब्लैक कलर्ड की बॉडी होनी चाहिए। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, बताएगा कोई? कुछ पता है? और इसका एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं, देखो सुनो। अरे सुनते रहो बस, ऐसे लिखना क्या है इसमें, अभी लिखवा देंगे बाद में। देखो क्या लिखा है बोर्ड पर मैंने, स्नो। अरे स्नो, आइस,
आइस तो अलग चीज होगी, आइस तो ये हो गया कि हमने आर्टिफिशियली जो बनाया है, वाटर को फ्रीज करा के जो बनाया है वो आइस हो गया। स्नो मतलब कि नेचर जो अल्टीमेट, स्नोफॉल देखा है? अच्छा ये बता, हिल स्टेशन पे गए हो तुम में से कोई? हिल स्टेशन पे गए हो क्या? कोई हिल स्टेशन पे गए हो जहां पर स्नोफॉल होता है, विंटर्स वगैरह में गए हो? अब जैसे इंडिया के अंदर बात करें तो जैसे ये नॉर्थ एरिया में जितना हिमालय की बेल्ट आती है, या आपका उत्तराखंड एरिया में गए हो, या हिमाचल एरिया में गए हो, या कश्मीर वगैरह में गए हो, कहीं पर स्नोफॉल देखा हो आपने? गए हो आप में से कोई? जरा बताओ तो मुझको। हाँ शिवेन, वो तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना बेटा। गए हो? शिवेन कह रहा है यस सर। अच्छा हो वो डॉक्टर बेटा, एक ये पहले तो अपना प्रोफाइल नाम चेंज करो बेटा, ऐसे नाम अच्छा नहीं लगता। हाँ शिवेन, तो स्नोफॉल अगर आप देखो, आपको पता है स्नो भी ब्लैक बॉडी होती है। हाँ, अब स्नो दिखने में तो व्हाइट है, तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया कि जो व्हाइट होता है, बट ये भी लगभग लगभग इसके ऊपर जितने रेडिएशन से फॉल होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर जाता है, लगभग लगभग। मतलब देखो, आपको पहले बता दें कि इस दुनिया में परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो कोई नहीं है बेटा। ये भी अच्छा खासा 99% से ज्यादा रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब कर लेता है स्नो जो होता है। आइस भी उस कैटेगरी में आ सकता है, एक ही बात है लगभग लगभग। स्नो ये है कि जो नेचर ने हमें दिया है। सो अगर आप कभी किसी हिल एरिया में गए हो, हिल स्टेट में गए हो, सो वहां पर जब स्नोफॉल होता है तो जनरली वैसे तो ये बोलते हैं कि भाई जो है रात के टाइम में बाहर मत निकलो। अब पता नहीं आपने ये बात सुनी या नहीं सुनी, मैं तो खैर हिल एरिया का रहने वाला हूँ। एक्चुअली मैं बाई बर्थ जो है नैनीताल का रहने वाला हूँ, मेरा बर्थ वहीं का है, नैनीताल उत्तराखंड का। मैंने तो बेटा बचपन से ही सारा स्नोफॉल वगैरह देखा है। तो जनरली ये होता था कि कहते थे बड़े लोग कि नहीं नहीं बाहर मत निकलो रात को जब स्नोफॉल हुआ है। अब उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ डरा रहे हैं, भाई रात को बाहर निकलोगे तो यार भूत लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो फालतू बात नहीं कर रहा हूं मैं जी। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है जरा सोचो। डे टाइम में जो स्नोफॉल हुआ है और उसके ऊपर सनलाइट जो रेडिएशंस आ रही है, तो उसने सन से या दुनियादारी से रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लिए, सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लिए। अब नाइट के टाइम में जब अगर कभी बाहर निकलोगे, मैं तो कहता हूं बाहर निकलो, क्या हो गया, बाहर निकल के देखोगे तो आप देखोगे ना बेटा, जो पूरा का पूरा जो माउंटेन एरिया होता है, पूरा जो हिल का एरिया होता है जिसपे स्नोफॉल होता है, वो हल्का हल्का ब्लैश व्हाइट दिखाई देता है। हाँ, रात को हल्का सा चमकता हुआ दिखाई देगा। दिखना कभी, अगर आप में से कोई गए हो तो जरा ऑनेस्टली बताना, अगर किसने कभी ये चीज ऑब्जर्व करी है कि डे टाइम में स्नोफॉल हुआ है और नाइट में बाहर निकले तो कभी देखा हो कि थोड़ा सा आइस हल्का सा ग्लो करता हो, हल्का सा, बहुत सूदिंग लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे व्हाइट ब्लू कलर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा हो पूरा माउंटेन पर आपका जो है। कभी किसने फील किया इस चीज को, देखा किसने ऑब्जर्व किया ये चीज जो है, किसने ऑब्जर्व किया है? तो अगर ये चीज ऑब्जर्व करो, जाके देखना, बड़ी अच्छी चीज है बेटा जो है। वो इसलिए होता है क्योंकि डे टाइम में क्या हुआ है बेटा कि सारे स्नो ने सारे रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लिए, और शाम को या रात को क्या हो रहा है कि वो रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। रेडिएशंस को जब एमिट करेगा तो अल्टीमेटली, अब क्यों भाई बड़े लोगों ने हमें बोल दिया कि बाहर मत निकलना, क्योंकि बेटा वो जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है उसमें सारे रेडिएशंस है। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी होंगे, विजिबल रेडिएशंस भी होंगे, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होंगे। आपको पता है कि कुछ हार्मफुल रेडिएशंस हो सकते हैं वो आंख के लिए। तो आपका कभी सपोज करो कि अचानक से अगर ऐसे कुछ आइस पीस पर या स्नो के पीस पर आपकी आंख चली गई, जो उस मोमेंट पे मान लीजिए कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकाल रहा हो या कुछ हार्मफुल रेडिएशंस निकाल रहा हो, तो हो सकता है भाई आंखों के लिए आंखें अंधी हो जाए। मतलब अंधा नहीं होगा, अल्टीमेटली कहने का मतलब हार्मफुल हो जाए, कुछ प्रॉब्लम में आ जाओ आप जो। इसलिए बोला जाता है कि भाई नाइट के टाइम में बाहर मत निकलो या स्नो की तरफ मत देखो। अब तो खैर कोई नहीं बोलता, मैं बचपन में पहले बहुत सुनता था, मेरे पेरेंट्स बाहर नहीं निकलने देते थे। उसके पीछे यही कॉज था, साइंटिफिक कॉज यही था कि भाई गलती से कुछ ऐसे स्नो पीस के ऊपर हमने देख लिया कि जो उस मोमेंट पे कोई हार्मफुल रेडिएशन रिलीज कर रहा हो, तो फिर आंखों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वैसे जाना चाहिए, क्या फर्क पड़ गया, क्या हो जाएगा, जैसे अंधे ही तो हो जाएंगे, कम से एक बार मजा तो ले लेंगे भाई पूरी दुनिया का भी क्या चीजें करके, माउंटेन पूरा देखने को मिलेगा, अच्छा ग्लो करते मजाक कर रहा हूँ खैर, एनीवेज। तो ये सब चीजें बेटा, स्नो एक क्लोजर टू ब्लैक बॉडी होता है, और लैम्प ब्लैक मतलब काजल जो है क्लोजर टू ब्लैक बॉडी होता है बेटा, क्लोजर टू ब्लैक बॉडी होता है। ठीक है बच्चा, तो ये दो चीजें खाली हमें ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पार्टिकल नेचर कैसे पता चला वो मैं पहले बोल चुका हूं, उसका सिलेबस में डिटेल नहीं है।
फिजिक्स में पढ़ना, फिजिक्स में पूरा का पूरा है, जब केमिस्ट्री में है नहीं तो हम उसकी बात ही भी नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल जो है। ठीक है, क्या क्या लिख रहे हैं भैया आप लोग? सौरभ, बीनू, हिमांचल गए हो? अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। नैना भी गई है? अच्छा अच्छा। एंड डॉक्टर होबो, होबो मीन्स, नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका सर नेम पे मैंने कोई बात नहीं बोली है बच्चा। मैंने ऑब्जेक्शन किया था बेटा, ये डॉक्टर वर्ड क्यों लगा रहे हो? आर यू डॉक्टर? आपके पेरेंट डॉक्टर हो सकते हैं, उनकी आईडी हो सकती है, बट अभी क्लास में आ रहे हो ना बेटा, देखो मुझे ये ऐसे ऐसे प्रोफाइल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो सबने नाम लिख रखा है, शिवेन, वीरेंद्र, अभिषेक, सौरभ, तो आप या तो सिर्फ होबो लिख लो, या आपका जो एक्चुअल नाम है बेटा वो नाम लिखो, मैं ये कह रहा हूं। मैं ये डॉक्टर वर्ड मत लगाओ, प्रोफाइल नेम करेक्ट करो, मैंने ये बोला था। आई डिड नॉट मेक द ऑब्जेक्शन कि भाई होबो क्यों लिखा है बेटा, गलत मत समझो बेटा मेरी बात को, ठीक है? ओके। और सरनेम भी मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता बेटा, जो एक्चुअल नाम है वो एक्चुअल नाम लिखा करो। यही देखो, वीरेंद्र भी उस बात पे, वीरेंद्र नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलना बेटा किसी को भी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अर्चित बेटा, ट्वेल्थ की क्लास सैटरडे संडे को, ट्वेल्थ की क्लास सैटरडे संडे को होती है बेटा। चलो 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 चलो। अच्छा, वीरेंद्र करा कि सर आई नोटेड, अच्छा अच्छा, हाँ देखना कहीं, बहुत अच्छी बातें हैं बेटा ये सब चीजें जो है। अभिषेक बिल्कुल देखने जाने बेटा, ठीक है। हाँ, वही रेडिएशन दिन में एब्जॉर्ब करें ना, और अल्टीमेटली नाइट में वो क्या करता है, एमिट करता है बेटा। तो जितने अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो अच्छे एमिटर भी होते हैं, ये बात भी यहां से प्रूफ होती है बेटा जो है। हाँ, यस 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 यस। अरे नहीं बेटा, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, होबो। अब देखो, होबो नहीं अच्छा लगना ना बेटा, ये आपके पेरेंट की आईडी है बेटा। सो मेरे बच्चे हो बेटा, तो अपना नाम लिख लो बस, ठीक है? सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। चलो अच्छी बात है बेटा, चलो एक बार ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन लिख लो, ठीक है? ये आर्टिकल, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे पता चलेगा पार्टिकल नेचर, भले ही वो सिलेबस पे नहीं है, लेकिन ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन लिख लो और एग्जाम्पल लिख लो। बाकी तो सारी हमने बकवास करी और कुछ नहीं किया, हमें मेन दूसरे एक्सपेरिमेंट पे पहुंचना है बेटा, उसका डिटेल है सिलेबस में। चलो सबके सब बेटा लिखना शुरू करेंगे, ब्लैक बॉडी के अंदर लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे बेटा ब्लैक बॉडी, लिखो लिखो, ब्लैक बॉडी इज सच एन ऑब्जेक्ट, ब्लैक बॉडी इज सच एन ऑब्जेक्ट that absorbs, that absorbs, लिखो लिखो, that absorbs all radiations, that absorbs all radiations, all radiations incident on it, all radiations incident, जो गिरे हैं इसके ऊपर, incident on it। मतलब सिंपल सी बात है बेटा कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सारे रेडिएशन जो उसके ऊपर गिरे थे, स्ट्राइक किए थे, इंसिडेंट थे, उन सब को एब्जॉर्ब कर जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना, लिख लो ये जो तो फालतू एग्जाम्पल जिस पर हम ऐसी बात कर रहे थे कि क्या हो गया, एक तो लैंप ब्लैक एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल लैंप ब्लैक। और एक मैंने ऐसी चीज बता दी स्नो, जो थोड़ा सा हटके है। वैसे बेटा आइडियलिस्टिक ये मान के चला जाता है कि ब्लैक बॉडी जो ब्लैक कलर्ड बॉडी होनी चाहिए, स्नो थोड़ा सा एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम्पल इससे जो मिसमैच कर जाएंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब ब्लैक कलर्ड एग्जाम्पल्स ही हैं। ब्लैक बॉडी मतलब नॉर्मली ब्लैक कलर्ड बॉडी, बट स्नो थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल हो गया इसका। चलो ठीक है बेटा, नो मोर डिस्कशन ऑन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेटा, इस पर और कुछ बात यहां पर हम नहीं करने वाले। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट होना है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं हेडिंग लिख रहा हूं यहां पर फिर से, सेकंड हेडिंग लिखेंगे सबके सब, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जल्दी से हेडिंग लिखो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब जरा सुनो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज होता है। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ बेटा, बहुत सीरियस टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छी खासे। देखो बेटा, ये दो चीज से मिलकर बना है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यहां पर फोकस करो सबके सब, मेरी तरफ ध्यान दो। फोटो, फोटो मतलब फोटॉन्स, फोटोन का फोटो बोल दिया, शॉर्ट में बोल दिया। और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलेटेड, यानी ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन रिलेटेड एक फिनोमिना होता है। क्या फिनोमिना होता है? हमारे पास कोई मेटल की प्लेट है, सपोज सपोज करो कि ये मेटल की प्लेट है, ये मेटल का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल दिख रहा है सबको कैमरा में, मेटल का बना हुआ है। मैं हाथ जो है मेरा मेटल का बना हुआ सपोज। अब इस मेटल के ऊपर कुछ रेडिएशन से टकरा रहे हैं, सनलाइट रेडिएशन या कोई भी लाइट रेडिएशन इसके ऊपर टकरा रहे हैं। सो जब आपको पता है बेटा कि रेडिएशन में क्या होता है, एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं जिनको फोटॉन्स कहा जाता है। आपको बाद में बताऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल बिहेवियर प्रूफ कैसे हुआ था, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अभी मान के चलो कि उसके अंदर फोटॉन्स है बेटा, फोटॉन्स का मतलब एनर्जी के पार्टिकल्स है। तो जब रेडिएशन टकरा रहे तो बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, फोटोन टकरा रहे, फोटोन टकरा रहे, फोटोन टकरा रहे, क्वांटम टकरा रहे, क्वांटम टकरा रहे, क्वांटम टकरा रहे। ठीक है बेटा। अब क्वांटम जब मेटल पे टकराएंगे तो मेटल के अंदर क्या है, एटम्स है। एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी लूजली बाउंड होते हैं, वो हल्के से न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, काफी कम अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं। पता है मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? एक बात याद रखना, जिसको नहीं पता है कभी फिर कभी डिटेल में बताऊंगा बेटा, कि जो मेटल होता है ना, मेटल का मेटालिक कैरेक्टर होता है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब ये होता है बेटा कि उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होते हैं, थोड़ा फ्री फॉर्म में होते हैं। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सर मेटल तो बहुत सॉलिड होता है, बहुत रफ एंड टफ होता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। यस, मान लो कभी जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ना बेटा आगे, केमिकल बॉन्डिंग में सही से समझा दूंगा बॉन्डिंग कैसे होती है। अभी फिलहाल मान लो, ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें बेटा। सो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। अब इसके ऊपर जब फोटोन टकराएंगे, एनर्जी के पार्टिकल टकराएंगे, तो एनर्जी के पार्टिकल क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी के पार्टिकल से एनर्जी ले ली, खाली एनर्जी, और एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ पूरा फिनोमिना? पूरा फिनोमिना कुछ ऐसा हुआ, समझो यहां पर बोर्ड पर ये कोई एक मेटल का प्लेट है, हल्का थिन मेटल का प्लेट है, कुछ थोड़ा सा थिकनेस है इसके, ऐसे कुछ है। इसके ऊपर बेटा कुछ रेडिएशंस आपके टकरा रहे हैं। ये लाइट रेडिएशन आया, फोटोन आ गया, ये लाइट रेडिएशन आया, फोटोन आ गया। तो फोटोन के टकराने से उन्होंने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो फोटोन के टकराने से इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो फिनोमिना है, इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। है बहुत इजी चीज, बहुत इजी चीज है। ये बाद में बताऊंगा, अभी बहुत कुछ बातें समझानी है, अभी बहुत कुछ बातें समझानी कि सर इससे पता कैसे चला कि फोटोन होते हैं। मैंने बार बार बोलना बेटा, अभी मान लो कि फोटोन है और बाद में इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा। ठीक है बेटा। फोटोन के टकराने से इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो फिनोमिना, उसको क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दिया। चलो बेटा डेफिनेशन से कहानी की शुरुआत करते हैं, उसके बाद इसके डिटेल पे जाएंगे। चलो लिखना शुरू करेंगे। पहले एक काम करो, जरा बना लो तो ऐसे एक बकवास टाइप का डायग्राम बना लो, तो ऐसी कुछ भी तो बनाओ, जल्दी बनाओ। फोटोन टकरा रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं इसके ऊपर, फोटोन आते हुए दिखा दो, और फोटोन के टकराने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हुए दिखा दो। रोहित क्या पूछा है बेटा कि कौन सी ब्लैक बॉडी को लेकर बोला? बेटा मैं समझ नहीं पाया बच्चा। मैं ब्लैक बॉडी के दो एग्जाम्पल दिए थे, लैम्प ब्लैक और स्नो, दोनों के बारे में डिस्कशन हुआ था बेटा। रोहित क्या पूछ रहा है बेटा कि सर लाइट फ्रॉम द सन कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड व्हाई इज डेड? बेटा यही तो पढ़ा है रोहित। आप आज फर्स्ट लेक्चर में आ रहे हो बेटा? हमने बेटा पिछले दो लेक्चर से इस कहानी की शुरुआत करी थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था,
इस पर्टिकुलर टॉपिक जो डुअल नेचर आपने जो बात पूछी है वो ऐसा नहीं है और नहीं है बेटा, एंड है। मतलब जो सनलाइट से रेडिएशन आता है वो वेव की फॉर्म में आता है और पार्टिकल को लेकर आता है, दोनों चीजें होती हैं। हम पिछले 2 लेक्चर से यही तो बात करें कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनमें डुअल कैरेक्टर होता है, डुअल नेचर होता है। वही नेचर तो एक एक करके डिस्कशन हो रहा है बेटा। रोहित आप बेटा पुराना लेक्चर देखना, बट वाई नहीं बेटा, वही चीज डिस्कशन हो रहा है अभी, बच्चा चल रहा है वो डिस्कशन। वाई कोई थोड़ी ना हम बोल सकते हैं कि वाई, वाई का कोई आंसर थोड़ी ना, होता कैसे ये पूछो उसको मैं समझा रहा हूं। किसी का नेचुरल एग्जिस्टेंस है, वाई का कोई आंसर नहीं है बेटा। चलो लिखेंगे, सबके सब डेफिनेशन लिखेंगे। लिखेंगे इट इज द फिनोमिना, लिखो लिखो, इट इज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, phenomena of ejection of electrons from a metal surface, from a metal surface when light radiation, when light radiation of certain minimum frequency, light radiation of certain minimum frequency strikes on it, strikes on it, strikes on it। लिखा बेटा? सौरभ बीनू क्या कह रहा है सर, एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सौरभ बेटा अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया बच्चा, मैंने सिर्फ इतना बताया बेटा कि लाइट रेडिएशन के जो फोटॉन्स हैं वो फोटॉन्स किसी मेटल के ऊपर टकराते हैं और उनके टकराने से मेटल से क्या देखा गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। तो फोटोन के टकराने से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का जो फिनोमिना है उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया है। अभी तो पूरी कहानी बची है कि भाई इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, अभी बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें बेटा जी। पायल बेटा आप तो बेटा पुराने लेक्चर में भी थे, आप पूछे डुअल नेचर का मीनिंग क्या है बेटा। बेटा डुअल नेचर तो 2 लेक्चर से चल रहा है बच्चे, कि जिसमें 2 नेचर होते हैं उसको डुअल कहा जाता है। उसमें वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। रेडिएशंस की बातें चल रही ना बेटा पायल, रेडिएशंस वेव की फॉर्म में आती हैं और उनके अंदर एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। बेटा पुराने 2 लेक्चर का सारा कुछ मटेरियल जो है बेटा रिवाइज करो, जाके वीडियो को फिर से देखो बेटा, ठीक है। हाँ मतलब डुअल मीन्स डबल। अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी बेटा अगर कुछ बच्चे जो थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड को कैच नहीं कर पाते बेटा, मुझे समझ में नहीं आता क्या पूछा पायल बेटा। यस देखो नैना ने समझा दिया, अगर मैं शायद आपकी ये बात नहीं कैच कर पाए, डुअल का मतलब डबल बेटा। यस यस 2 नेचर जिसमें होते हैं, 2 नेचर जिसमें होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा सुनो बेटा 1 मिनट, डेफिनेशन को जरा देखो तो तुमने क्या लिखा है। मैंने सीधे सीधे ऐसा नहीं बोला कि भाई फोटोन के टकराने से इलेक्ट्रॉन के निकलने का फिनोमिना, मैंने लास्ट में एक लाइन थोड़ा सा स्टेटमेंट हल्का सा चेंज किया। क्या लिखा आप जरा नोट्स पर ध्यान दो, मैं कुछ बोल रहा हूं। व्हेन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, लिखा है व्हेन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन इट, ऐसा कुछ लिखा था ना कहीं पर सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जरा सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन करेंगे सबके सब, अंडरलाइन करो जल्दी से इसको, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन करो बेटा। किया बेटा, ठीक है। अब जरा सुनो इसका मतलब क्या बेटा। देखो क्या होता है ना बेटा, हम मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब फोटोन बाहर निकाल रहे हैं। तो बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन भाई कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स से अपने न्यूक्लियस से बंधे हुए, अपने एटम के अंदर बंधे हुए, एटम उनका घर है। सो उन बाइंडिंग फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है उनको तोड़ने में कुछ तो एनर्जी, कुछ तो फोर्स लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसने ऊपर से फोटोन आते हुए देखे और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपना आप ही बाहर आ गया। वो पहले फोटोन से कहेगा मुझे एनर्जी दे, फोर्स लगा मेरे ऊपर, इतना फोर्स लगा कि मेरे जो घर के जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं,
जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो टूट जाए, और तब मैं बाहर आने की कोशिश करूंगा। तो किसी को उसके घर से बाहर निकाल रहे हो बेटा, तो आपको कुछ तो एनर्जी या फोर्स एक मिनिमम लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी लगाया आपने, दूर से हाय हेलो किया, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन घर से बाहर निकल गया। तो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उससे कम एनर्जी का फोटोन आएगा वो वेस्ट हो जाएगा। यानी हर किसी मेटल के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, एक स्पेसिफिक फोर्स होता है। अब उसको फोर्स नहीं बोलते, एनर्जी बोलते हैं। हर किसी मेटल की बेटा एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, उससे कम एनर्जी का अगर फोटोन उसके ऊपर टकराएगा, गिरेगा, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने की परमिशन नहीं देगा। अब मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये कोई मेटल है, ऐसे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि सपोज सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है सपोज। इस सोडियम मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो कम से कम सपोज करो कि 2 जूल की एनर्जी चाहिए बाहर निकालने के लिए, मतलब अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स, अपने घर में जो अट्रैक्शन फोर्स, उनको तोड़ने के लिए आपको 2 जूल की एनर्जी लगानी पड़ेगी, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सपोज करो कि आपका ये जो रेडिएशन ऊपर से आ रहा है, इस आने वाले रेडिएशन मतलब आने वाले फोटोन की एनर्जी अगर 1 जूल हो गई, तो क्या वो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? यस या नो में आंसर करो जल्दी से। आने वाले फोटोन की एनर्जी अगर 1 जूल है, तो क्या वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा या नहीं? यस या नो, जल्दी से बोलो। यस पायल, करेक्ट बेटा। नो सौरभ बीनू, नो। यस सुशांत बेटा, नो, करेक्ट। तुम्हें समझ में आ रहा है धीरे धीरे बातें जो है, बिल्कुल धीरे धीरे बातें समझ में आ रहा है। नो आरती, तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं, शिवेन ने भी नो बोल दिया। अब अच्छा, अब फिर से बात करते हैं। अभी आपने 1 जूल का एनर्जी लगाया तो नहीं एक्साइटेशन होगा। अच्छा, अगर आपने 1.5 जूल की एनर्जी दी तो क्या एक्साइटेशन हो पाएगा? क्या बाहर निकल पाएगा? तब भी नहीं निकल पाएगा। अच्छा, अगर आपने सपोज करो 2.3 जूल की एनर्जी सप्लाई कर दी, फोटोन की एनर्जी 2.3 जूल बना दी, तब क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना पॉसिबल हो पाएगा? बोलो, अब बोलो जरा सा। यस, यस, यस। 2.3 जूल में अब हो जाएगा। पायल ने बोला यस, यस। आरती, नैना, यस। अब हो जाएगा गुंजन, यस। यानी कहने का मतलब ये बेटा कि हर किसी मेटल की अपनी एक मिनिमम एनर्जी है। इस एनर्जी जिसकी बात मैं ये कर रहा हूं, मैंने इसमें फॉर एग्जांपल 2 जूल लिखा है। इस एनर्जी को नाम दिया गया है वर्क फंक्शन। इस एनर्जी को क्या कहा जाता है बेटा? वर्क फंक्शन। कुछ लोग इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल देते हैं, या जनरली टेक्निकली करेक्ट वर्ड है वर्क फंक्शन। यानी जिस काम को आप करवाने जा रहे हो, जिस वर्क को आप करवाने जा रहे हो, उस काम को करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देनी ही पड़ेगी। उससे कम एनर्जी दोगे तो वेस्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घर से बाहर नहीं आ पाएगा। तो उस मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। वही चीज मैंने डेफिनेशन पे लिखवाई थी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी। ओहो, अब इसमें भी कंफ्यूज हो रहे कि सर एनर्जी फ्रीक्वेंसी कैसे? अरे बेटा, E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। अरे H तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी एक तरह से प्रोपोर्शनली हुआ। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ भी बोल देते हैं, आपस में चलता है बेटा। तो यही चीज हमने डेफिनेशन में लिखी कि जो आने वाला रेडिएशन है उसकी एक मिनिमम, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो मेटल के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर मेटल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेटल को ज्यादा एनर्जी चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर जाने देगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को परमिशन नहीं देगा। इसको नाम हमने दे दिया वर्क फंक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E नॉट से। तो अगला हेडिंग, सॉरी, अगला एक डेफिनेशन लिखेंगे वर्क फंक्शन। सबके सब लिखेंगे वर्क फंक्शन। छोटी छोटी हेडिंग है बेटा, पहले ये पूरी हो जाने दो। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। अभी बात कर रहा हूं सौरभ बेटा, अभी बात कर रहा हूं सौरभ बीनू बेटा, आपके अभी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, अभी बात कर रहा हूं। वर्क फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखो E नॉट, E के ऊपर नॉट लगा दो, नॉट नॉट नॉट, मतलब ये 0 का मार्क लगा दो, E नॉट। आगे डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, इट इज मिनिमम एनर्जी,
इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by a metal, by a metal to eject out electron, to eject out electron. ठीक है, ये हो गया वर्क फंक्शन। अब इसी के साथ साथ कुछ और बता बेटा, मैं सबके डाउट अभी एक एक करके लूंगा बेटा, थोड़ी देर के लिए मैसेज करना बंद करो बेटा, थोड़ी देर के लिए मैसेज करना बंद करो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। इसी वर्क फंक्शन को चाहे तो बेटा हम जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया E इक्वल टू एच नहीं होता, आपको पता है बेटा। मैं इस एनर्जी की कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी चाहिए रेडिएशन की, इसको चेंज करता हूं, E नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं, या इसके प्रोपोर्शनल जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बनेगी। हमने डेफिनेशन में, मेन डेफिनेशन में फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखा था, इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है, अरे रेडिएशन तो वेव की फॉर्म में आ रहा है, तो उस वेव की कितनी कम से कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाए या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन टकराना चाहिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहा जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या उसकी मिनिमम एनर्जी को कहा जाएगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को भी थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो आप। चलो नेक्स्ट लिखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले बेटा छोटे छोटे टर्म्स लिख लो आप। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सबके साथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डैश करके इसके आगे इसके बारे में लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आगे लिखेंगे बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लिखो लिखो, इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड, minimum frequency of radiation required by metal, by metal to eject out electron, to eject out electron। एक ही चीजें चल रही है। वर्क फंक्शन का मतलब एनर्जी हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया। ऐसे उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी बना सकते हो बेटा। वेवलेंथ कैसे? आपको पता है सबको कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? अरे बोलो जल्दी से, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा, पढ़ा था सबने। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो एच सी बाई लेमडा नॉट। एक चीज को नॉट से रिप्रेजेंट करो तो बेटा उसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स है ना, उन सब पे कुछ ना कुछ मार्क, जैसे मैं नॉट का मार्क लगा रहा हूं, बुक वाले जनरली नॉट लगा देते हैं, ये जीरो का मार्क लगा देते हैं। तो ये है आपके पास एक करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, जो रेडिएशन कम से कम इस एनर्जी का आना चाहिए। तो कम से कम एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन, कम से कम फ्रीक्वेंसी का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ बनेगा उसको कहा जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या बनेगा? बोलो बोलो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या बनेगा? नहीं, मिनिमम वेवलेंथ नहीं बोलेंगे इसको, मिनिमम नहीं। देखो ये मिनिमम था, इसको भी हमने बोला कि कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये बेटा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है। ये मिनिमम नहीं, इसको उल्टा बोला जाएगा मैक्सिमम। आई बात समझ में? अरे मैथमेटिकली बेटा न्यूमरेटर वाले टर्म को मिनिमम बोल रहे हो तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को मिनिमम थोड़ी ना बोलेंगे, डिनोमिनेटर को उसका उल्टा बोलेंगे मैक्सिमम। यानी ज्यादा से ज्यादा इतना वेवलेंथ का रेडिएशन आना चाहिए जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, या उससे कम का आएगा तब काम बन पाएगा, उससे कम लैम्डा का आएगा, उससे कम वेवलेंथ का रेडिएशन आएगा तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। यानी ये ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए।
इसके लिए मैक्सिमम बनाना पड़ेगा डेफिनेशन में, याद रखना टेक्निकली चीज है, हालांकि कुछ है नहीं, फालतू चीज बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है सर ये क्या मिनिमम मैक्सिमम, तो बेटा न्यूमरेटर वाले टर्म मिनिमम है तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को मैक्सिमम बोलोगे। चलो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हाँ सौरभ बीनू ने मैक्सिमम, शिवेन ने मैक्सिमम, करेक्ट 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 करेक्ट। लिखो लिखो लिखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखेंगे बेटा, इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट, ठीक है सिंपल तरीके से लिख लिया, इट इज ए मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, किस काम के लिए, टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, टू मूव आउट इलेक्ट्रॉन, बार बार लिखना पड़ा है बेटा, टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, या लिख दो टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही बात है। तो ज्यादा से ज्यादा इतना वेवलेंथ का रेडिएशन आना चाहिए तब काम बन पाएगा, इससे कम रहेगा तो अच्छी बात है। अब देखो जरा मैं आपके डाउट लेता हूं, कुछ आप में से कुछ बोला था कि जैसे सर कि अगर दोनों सेम होंगे, जैसे सौरभ बीनू ने ये डाउट पूछा था, अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है कि अगर दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, कि मैं उस पे जा रहा हूं बेटा। देखो बेटा इसके जो वर्क फंक्शन है हमने बात की थी 2 जूल है, अब आने वाला जो एनर्जी है अगर वो एग्जैक्टली 2 जूल का होगा तो क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। आप खुद सोचो, सपोज करो कि आपके घर से मुझे बाहर निकालने के लिए, आपके घर से मुझे पकड़ के आपको बाहर निकालने के लिए मिनिमम 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। जरा मेरी बात समझना, मैं आपसे पूछता हूं, 5 न्यूटन का फोर्स अगर मैं आपके ऊपर लगाऊंगा या कोई लगाएगा तो आप घर से बाहर निकल जाओगे, पकड़ के बाहर निकाल देंगे आपको। अगर मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो कुछ होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर मैंने 6 न्यूटन का लगा दिया, 5 से ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, बिल्कुल आपको मैं बाहर निकाल दूंगा, बाहर निकल जाओगे, आप इजेक्ट आउट हो जाओगे। अब आप पूछ रहे हो कि सर एग्जैक्टली 5 न्यूटन का लगाएं तो क्या होगा, अब आप ही खुद इस बात का आंसर करो, टेक्निकली क्या कुछ बोल पाओगे ऐसे में, कि आपको घर से बाहर निकालने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए, अब मेरे ऊपर कोई 5 न्यूटन लगा रहा है, 5 न्यूटन कम से कम चाहिए, तो मैं बाहर जाने के लिए रेडी हल्का सा हो रहा हूं, बस जस्ट प्रिपेयर, तो बाउंड्री लाइन आ गई ना बेटा, तो बाउंड्री लाइन कभी डिफाइन थोड़ी ना होती बच्चा, आप भी आंसर नहीं कर पाओगे, तो कभी भी बाउंड्री लाइन पे हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, ये बाउंड्री आ गई। आप कोई पूछे रहा, आप जैसे आप पूछ रहे कुछ, आप तो चलो बच्चों कोई पूछ ही फालतू में बिना बात के ऐसी जो है, तो बाउंड्री लाइन पे साफ साफ बोलना कि बाउंड्री लाइन किसी भी चीज की डिफाइंड नहीं होती है, बाउंड्री लाइन का मतलब बाउंड्री का जो आपका पॉइंट बोला है आपने, इज इक्वल टू बोल दिया है, तो ये कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। आप ये कह सकते हो कि हाँ ऐसे हालत में इलेक्ट्रॉन साहब जस्ट रेडी हो गए, सामान हमान पैक कर लिया है, बस वो कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दे, बस थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दे, मैं बाहर चलने के लिए तैयार हूं, सामान पैक है मेरा। अब उस चीज को कैसे समझाएं बेटा, अब इलेक्ट्रॉन में अंदर क्या कहानी हो रही है हम कुछ नहीं बोल सकते, मतलब इजेक्शन का फिनोमिना तो नहीं देखा जाता है, लगभग लगभग ऐसा कुछ बोल देते हैं, कुछ फालतू बोल सकते हैं कि भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन रेडी होके यहाँ पर सरफेस पे आके तैयार हो गए, उन्होंने अपनी पैकिंग कर ली है, सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आ चुके हैं, बस वो कह रहे कि यार थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी दे दो, थोड़ा सा तो हम बाहर भी निकल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो जो चीज डिफाइन नहीं होती बेटा तो हम उसको कुछ नहीं बोल सकते ऐसे। अच्छा और क्या क्या बोल रहे हैं, अच्छा आरती मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, यस नैना, हाँ मैक्सिमम बोलने से कॉन्सेप्ट पर फर्क पड़ेगा, यस मिनिमम नहीं बोल सकते वेवलेंथ के लिए बेटा, मैक्सिमम बोलना पड़ेगा आपको, यस यस यस, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना वेवलेंथ का रेडिएशन टकराना चाहिए, नहीं तो इजेक्ट आउट नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है बेटा। अरे सौरभ कुमार 12th का स्टूडेंट बैठा हुआ है, रुक जा अभी बच्चा, 11th के बच्चों को समझा रहा हूं, अभी काइनेटिक एनर्जी पे पहुंच गया, अभी आ रही है बात बेटा, सौरभ कुमार आ रही है बेटा, बात आ रही है, आ गई।
सौरभ भी ना उठा के फेंक देगा, अच्छा ठीक है तेरा जो मन करे। अब बेटा टेक्निकली तो चीजों को नहीं बताया जा सकता ना बेटा, टेक्निकली चीजों को नहीं बताया जा सकता बेटा। नहीं नहीं सौरभ बिनो तेरा क्वेश्चन अच्छा लगा, ये बात दिमाग में आती है, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो हर साल ये बच्चे के दिमाग में आती है, हर क्लास में हर बैच में दिमाग में आती है। सर इक्वल होगा तो क्या होगा, ठीक है अच्छी बात है, दिमाग में तो सारी चीजें आनी चाहिए, उसका कुछ आंसर ही नहीं है किसी के पास बेटा। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर गेट पे आके तैयार हो जाएंगे, बस गेट पर पहुंच चुके हैं। अब गेट पे पहुंचने का मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो देखने को तो नहीं मिलेगा ना, इसके लिए पूरा एक एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटर का एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब में ऑब्जर्व होता है, आपको पता है रेडिएशन कहाँ कहाँ ऑब्जर्व होते हैं, जैसे मैंने आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वगैरह बताया था, वो ट्यूब वगैरह मैंने नहीं बनाया, वो सब एकदम बकवास की चीज है, हम मेन टेक्निकल पॉइंट पे चलना है यहाँ पर बेटा। हाँ पायल बेटा, अगर आप 2.3 जूल का एनर्जी लगाएंगे तब भी बिल्कुल वर्क फंक्शन हो जाएगा बेटा, 2 जूल से थोड़ा भी ज्यादा, अगर आपने 2.01 का भी लगा दिया ना पायल बेटा, ये ज्यादा ही हो गया, तब भी बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, यस मैं यही बात बोल रहा हूं बेटा, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अब चलो बेटा जरा क्लास कंक्लूड करने से पहले अब जस्ट एक बात और, अच्छा छोड़ दो उस पर फिर बहुत लंबा डिस्कशन है, अभी मेन इसकी इक्वेशन लिखनी थी, बात पूरी नहीं हो पाई बेटा, चलिए कोई बात नहीं, आज का टाइम भी पूरा हो गया बेटा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा, अभी कुछ नहीं हुआ इसमें, हमने सिर्फ 2-3% 2-5% ही बात करी बेटा, अभी जस्ट हमने डेफिनेशन लिखा था, उसी डेफिनेशन से रिलेटेड 3 नए डेफिनेशन मिल गए, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। अब भाई इनका यूज करके हमें आगे जो कहानी बनानी थी बेटा वो अब नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगी, ठीक है बच्चा। आप में से किसी का कुछ मैसेज बेटा नहीं रीड कर पाया हो तो बेटा एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, कोई बुरा मत मानना बेटा, कभी कभी मैसेज थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं बेटा तो पता नहीं चलता बेटा, वैसे मैं ट्राई ये करता हूं बेटा सबके जो जरूरी मैसेज हैं सबको पढ़ लूं बेटा मैं। अब बोलो किसी को अच्छे क्लास कंक्लूड करने से पहले कुछ और बात पूछनी तो बेटा पूछो, अदरवाइज क्लास को कंक्लूड कर देते हैं बेटा। अच्छा मैं फिर से टाइम टेबल बता दूं, कुछ स्टूडेंट बीच में जैसे आए थे बेटा, 11th के जो लेक्चर डेज हैं अपने वो चेंज हुआ ना बेटा इस वीक से, मंडे वेंसडे फ्राइडे, ये 3 दिन 11th की क्लास होती है, और 12th की जो क्लास होती है बेटा वो सिर्फ वीकेंड पर होती है, सैटरडे और संडे को, वीकेंड पे 12th का लेक्चर होता है, सैटरडे और संडे को, और हमारे लेक्चर की टाइमिंग बेटा शार्प में 8:30 PM पे लेक्चर स्टार्ट कर देता हूं, 8:30 PM पे लेक्चर स्टार्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा गुंजन परसों वाली क्लास में टाइम टेबल भूल गई थी, कोई बात नहीं बेटा, अभी जस्ट इसी वीक से चेंज किया ना बेटा, यस। नैना बेटा मैं समझ सकता हूं बेटा, आपको अच्छा लग रहा है बच्चा, मुझे भी सुन के अच्छा लगता है, लेकिन बेटा मेरे पास बाकी बैचेस, आप ये मान के चलो बेटा अभी मैं 3:30 से क्लास पढ़ा रहा हूं बेटा, ये यूट्यूब पर तो बस लास्ट वाला क्लास लेता हूँ सोने से पहले जो क्लास मुझे लेना होता है बेटा, 3:30 बजे से मेरे रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं बच्चा, मैं रेगुलर बैचेस में बहुत ज्यादा बेटा बिजी रहता हूँ। यूट्यूब का तो अभी मैंने 5-6 महीने पहले ऐसे ही स्टार्ट किया बेटा, खाली बस वो मेरे बच्चों ने मुझसे जिद कर दिया, अरे सर यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करो, मैं कहा क्या फालतू बात करो, मुझसे यूट्यूब पे पढ़ाना ही नहीं आता, ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता, नहीं 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 सर आप यूट्यूब पे स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पे स्टार्ट कर दो, मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया बेटा। सो यूट्यूब वाला क्लास बेटा ये मेरा लास्ट में होता है बेटा, मैं बहुत थक जाता हूँ इस समय तक, 3:30 से मेरे बैचेस चल रहे होते हैं, और इवन डे टाइम में भी बैचेस होते हैं बेटा, कुछ जो है दिन में भी 1-2 बैचेस रह ही जाते हैं बेटा, हो ही जाते हैं। सो बेटा टाइम बिल्कुल नहीं है नैना, बट अच्छी बात है बेटा, देखो आगे टाइम मिलेगा अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर जरूरत पड़ी, वैसे तो अपने पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है बेटा, सिलेबस की चिंता बिल्कुल मत करना बेटा, बिल्कुल भी चिंता मत करना, जो भी जेई या नीट में जो सिलेबस आने वाला, जेई मेंस का और नीट का जो भी सिलेबस आने वाला, इस बैच में बेटा मैं 100% करा दूंगा, वो मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, उसकी कभी भी आप लोग चिंता मत करना बिल्कुल भी। बस मैं एक ही चीज कहता हूं बेटा, आप लोग सबके सब प्रैक्टिस जरूर करते रहना, रिवाइज करो प्रैक्टिस करते रहो, जहां से भी प्रैक्टिस करो बेटा, जिस बुक से भी कर रहे हो, बुक्स वगैरह किसी को नहीं पता तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया ना बेटा आप लोगों ने मेरा वाला, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बुक्स वगैरह बता रखी है, फिर से बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं बेटा। सो बुक से पढ़ो या जिससे भी पढ़ रहे हो बेटा, जिस स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो बेटा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि खाली इतना पढ़ा के बात नहीं बन पाती बेटा, मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा मैक्सिमम आपका करा दो बेटा, ठीक है।
सौरभ क्या कह रहा है सर, जब आपके सब्सक्राइबर मिलियन में हो जाएंगे तो आप हमें भूल जाओगे। बेटा अब इसके लिए मैं क्या बोलूं बेटा, चलो टाइम बताएगा इस चीज के लिए। मैं सौरभ का कमेंट जो है अभी जो है इसको सेव करके रखूंगा। सौरभ पक्का मिलेंगे बेटा, जब मिलियंस में जब सब्सक्राइबर होंगे तो बेटा। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। सौरभ मुझे 19 ईयर्स से फील्ड में हो चुके हैं, 19 ईयर्स। मैं इससे पहले मुंबई में जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था वहां पर नेशनल हेड था। कम से कम 600 से ज्यादा आईआईटी एंड एनआईटी एंड फैकल्टी मेरे अंडर में काम करती थी बेटा। मेरा एटीट्यूड हमेशा ऐसी रहा है, सारे बच्चों से मिलना, सारे पेरेंट्स से मिलना, ऐसी बिल्कुल रहा है बेटा। मेरे रेगुलर बैचेस में भी जो है अच्छे खासे स्टूडेंट्स है बेटा, फुल चल रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेता हूं मैं, बट नॉर्मल जितने हो चाहिए मुझे फुल चल रहा है बेटा। बिल्कुल भी ऐसा एटीट्यूड आज तक तो नहीं हुआ बेटा। अब देखो कोई बात नहीं, अगर मैं गलत तरीके से हो जाऊं तो मैं कह नहीं सकता, होना नहीं चाहिए मुझको बेटा। ऐसा कभी भगवान ना कराए कि मैं अपना चेंज कर दूं नेचर बेटा। ठीक है सौरभ बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, बच्चे बढ़ जाएंगे तो ये हो सकता है कि कमेंट, अभी भी मैंने सॉरी बोल दिया ना बेटा कि कमेंट सबके नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो सॉरी समझ लेना बेटा मेरी तरफ से। अच्छा नैना क्या बेटा, सर मेरा कमिंग 27 अगस्त को टेस्ट है। अच्छा बेटा, तो बेटा टेस्ट के लिए बेटा आई विश यू ऑल दी बेस्ट बेटा। आपको कुछ वैसे थोड़ा बहुत डाउट हो तो बेटा पूछ लेना मुझसे बेटा, व्हाट्सएप पे छोटा मोटा कोई डाउट हो तो बेटा। लेकिन अच्छे से मेहनत करो बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, एकदम सक्सेसफुल रहोगे बेटा आप, जो है एकदम सक्सेसफुल रहोगे। हाँ सुशांत बेटा, ये सिलेबस बेटा 11th का जो सिलेबस है बेटा, जैसे 11th का लेक्चर कब कंप्लीट होगा आपका, सेशन कंप्लीट होगा फरवरी में बेटा। अभी तो स्टार्ट किया था ना हमने, मई से स्टार्ट किया था, अभी लगभग 2 महीने क्लास हो चुकी है हमारी, ऑलमोस्ट 2 मंथ की क्लास हुई है बेटा। तो ये तो अभी पूरा चलेगा 9-10 महीने पूरा का पूरा, फरवरी में जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। अच्छा फरवरी में सिलेबस कंप्लीट करके मार्च में थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह भी कर लेंगे, उससे में आप लोग वैसे स्कूल के एग्जाम वगैरह में बिजी हो जाते हो, थोड़ा बहुत रिवीजन करा दूंगा। और अप्रैल से, नेक्स्ट अप्रैल की बात करो मैं, 2024 की, अप्रैल से इमीडिएटली फिर बेटा मैं 12th का सिलेबस स्टार्ट करा दूंगा। और अभी इस साल भी 12th तो पहले में चली रहेगा, जो 12th के बच्चे हैं वो 12th की क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये हर साल ऐसे ही रहता है बेटा। तो जो 11th के बच्चे हैं उनका 9-10 महीने का पूरा प्रोग्राम रहेगा बेटा, सिलेबस पूरा करा के जस्ट नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग करा देते हैं बेटा। अच्छा साहिल सर, ऐप को लॉगिन कैसे करना है? साहिल बेटा, बेटा ऐप को डाउनलोड करके सिंपल क्या करना है, उसमें साइन अप करो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको आईडी पासवर्ड नहीं आएगा, साइन अप करो। साइन अप करना पड़ेगा बेटा, साइन अप। उसमें नीचे साइन अप है, साइन अप करने में क्या होगा कि वो आपसे कुछ एंट्री मांगेगा, जैसे आपको कुछ पासवर्ड वगैरह एंटर करना होगा, कुछ भी पासवर्ड एंटर कर दो और अपना ईमेल एंटर कर देना। तो आपके ईमेल पे आपको पासवर्ड भेजेगा, ईमेल पे जाके उसको वेरीफाई कर देना, बस इतना हो गया। एक काम करूंगा, मुझे लगता है बच्चों को प्रॉब्लम आ रही, मेरी गलती, मैं ना थोड़ा सा वीडियो बना देता हूं बेटा इसका कल परसों में, ऐप को कैसे पूरा का पूरा करना है, ठीक है। सो पूरा का पूरा मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले करा दूंगा सारा कुछ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे करना है, ट्राई कर लेना, अगर नहीं होता तो बेटा मुझे बताना, ठीक है। साहिल, आरती बेटा ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा बेटा, एक काम करो फिर से उसको इंस्टॉल करो, उसको अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर दो बेटा उसको, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में, क्योंकि नया ऐप लॉन्च हुआ है ना बेटा, तो अपडेशन का काम चल रहा है, तो हो सकता है कभी कभी बीच में थोड़ा सा ऐप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, तो आप एक काम करना है आरती बेटा, अनइंस्टॉल करके उसको रीइंस्टॉल कर लेना बेटा, काम करेगा, आप बिल्कुल काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है बेटा जी। नैना बेटा थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू टू बेटा। गुंजन बेटा गॉड ब्लेस यू बेटा, पायल बेटा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा जी, ठीक है। हाँ आरती बेटा फिर से कर लेना, और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही तुम लोगों के पास ना, फिर से दे देता हूं, देखो 9412995928, मुझे व्हाट्सएप का देना बेटा, मतलब मैं जब फ्री होऊंगा बेटा तभी रिवर्ट कर पाऊंगा, ठीक है बच्चे, क्लास में रहता हूं तो रिवर्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका जो नंबर है अपनी टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको समझा देंगे कॉल करके कि कैसे कैसे करना है। और नहीं तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक काम करूंगा, मैं उसका ट्राई करता हूँ, वीडियो बन जाए तो बेटा आपको पूरा दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ऐप में सारा कुछ होना है, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा आज का क्लास कंक्लूड किया जाए बेटा, यस, ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, मेहनत करते रहो सबके सब।